हेलो स्टूडेंट, अब हम अपनी यूनिट 4 शुरू कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। यूनिट 4 का सिलेबस ये है। इसमें हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी, फिक्सल पॉलिसी, एक्सटर्नल पॉलिसी, फेमा फेरा यही बस इम्पोर्टेंट है। इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं आपको सीधा ही मॉनेटरी पॉलिसी से पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। अगर आपको नोट्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ सारे, लेकिन हम जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बस मैं उन्हें ही क्लियर करूँगा इसमें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम कंट्रीब्यूशन से जल्द प्रिपरेशन हो पाए। एग्ज़ाम से पहले ही आप अगर मेरी वीडियो देख लेते हैं तो आप 101% ही पास हो जाएंगे अच्छे नंबर से। मॉनेटरी पॉलिसी सबको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, हमारी रिलेट करती है जो कि हमारी मनी से। इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ विच कैन बी रिलेटेड टू वो मनी, जो कि हमारी एस्टेब्लिश किसने की थी, आरबीआई ने। इसे हम सप्लाई ऑफ मनी भी कह सकते हैं, एबिलिटी ऑफ मनी भी कह सकते हैं। और जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो हमारी कौन यूज़ करता है, ज़्यादातर कॉमर्शियल बैंक, जिसमें हमारे सारे बैंक आ जाते हैं ऑल ऑफ द वर्ल्ड के। पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, ये सारे बैंक हमारे इसमें आ जाते हैं, जो कि हमारे इसे यूज़ करते हैं एज अ लोन के रूप में। इसका जो मेन एम है वो है प्राइस स्टेबिलिटी। इसमें इन्फ्लेशन रेट जो कंट्रोल करने का है वो 2 से 6% तक का है। इसमें टोटली जो हमारी होती है मीटिंग जो होती है वो 6 मीटिंग होती हैं, और ये हर 2 महीने में अपडेट होती रहती है मॉनेटरी पॉलिसी में। इसमें इकोनो तीन तीन इकोनॉमी सिस्टम है, जिसमें कि हमारी कंट्रोल कर सकते हैं, डेवलप्ड कर सकते हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी को। तीन उससे पहला मॉनेटरी पॉलिसी है, दूसरा फिक्सल पॉलिसी और तीसरा एक्सटर्म पॉलिसी, जिसे हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी कहते हैं। हमारा क्वेश्चन इसमें दोनों तरीके से आ सकता है, व्हाट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, और यह पूछ सकते हैं एक्सटर्म पॉलिसी हमारी क्या होती है। यानी इसमें हमारे टोटल 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर हमारे आरबीआई के होते हैं, 3 मेंबर हमारे किसके होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इस 6 मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन 2013। मॉनेटरी पॉलिसी के हमारे 2 टाइप होते हैं, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब होता है सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेज, एंड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीजेज। इसमें इंटरेस्ट रेट हमारा डाउन हो जाता है, क्योंकि हमारी सप्लाई जो होती है मनी की वो इंक्रीज होती है, इसमें हमारा डाउन हो जाता है। और इसमें हमारा सप्लाई जो होती है मनी की वो डिक्रीज होती है, इसमें हमारा इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब हमारी सप्लाई ही कम होगी मनी की तो हमारा इंटरेस्ट रेट भी कितना हो जाएगा, ज़्यादा। अगर हमारी सप्लाई ज़्यादा होगी तो हमारा इंटरेस्ट रेट तो ऑलरेडी ही कम हो जाएगा। इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जैसे कि 2 तरीके, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। पहला आता है CSRR, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है जिसमें हम कॉमर्शियल बैंक जो है वो प्रोवाइड कराता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी 4.50% पर करंटली हमारे आरबीआई को एक तरीके से लोन प्रोवाइड कराता है इन द फॉर्म ऑफ कैश मनी, ये सब चीज़ें। CRR यही होता है हमारा। दूसरा आता है इसमें हमारा SLR, सेक्रेटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें हमारा CB जो है कमर्शियल बैंक जो है वो प्रोवाइड कराता है 3% पर आरबीआई को इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड सिल्वर लोन के रूप में प्रोवाइड कराता है आरबीआई को। तीस तीसरा आता है हमारा रेपो रेट, जिसे हम रिपर्चेज रेट भी कहते हैं। रिपर्चेज रेट का मतलब हो गया कि हमारा एक तरीके से दोबारा से परचेज कर लेना उसी चीज़ को। CB जो है वो प्रोवाइड कराता है आरबीआई को फॉर 6.50%। प्रेजेंटली जो है इस टाइम पर 6.50% है। इसमें हमारी कोलाइडर सिक्योरिटी भी प्रेजेंट होती है। कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई को एक तरीके से जो लोन प्रोवाइड कराता है वो 6.50% इंटरेस्ट पे प्रोवाइड कराता है। इसमें हमारी जो प्रेजेंट होती है वो कोलाइडर सिक्योरिटी के बेस्ड पे कराता है, जैसे इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी गोल्ड। बट अगर हमने उसके अमाउंट पेड कर दी तो वो अगेन वी कैन बी रिसीव्ड, हमें वापसी रिसीव्ड हो जाएगी। इसका मतलब ये है रीपरचेज रेट का कि अगेन दोबारा से हमें रीपरचेज हो जाना, अगेन रिसीव्ड हो जाना। रिजर्व रेशियो रेट ये हमारा बिल्कुल रिपरचेजिंग रेट का अपोजिट हो जाता है, और आरबीआई जो है वो लोन प्रोवाइड कराती है सीबी को 33.5% पर। इसमें हमारी क्वालिटी सिक्योरिटी जो है वो हमारी प्रेजेंट होती है, और ये बिल्कुल हमारी अपोजिट किसकी होती है, रेपो रेट की। इसमें भी हमारा एक तरीके से यही होता है कि रिजर्व प्रोवाइड करा देना हमारा सीबी को किसी भी उसमें, और जब उसकी अमाउंट पे हो जाएगी तो उसकी जगह पर हमें हमारी चीज़ें वापसी दे देना। कोलेटरल सिक्योरिटी और रिजर्व रेपो रेट जो है वो हमारी दोनों चीज़ें सेम हो जाती है। इसमें कोलेटरल सिक्योरिटी दोनों में ही प्रेजेंट होती है, दोनों कोलेटरल सिक्योरिटी के बेस पर ही होते हैं। तीसरा आता है हमें बैंक रेट। बैंक रेट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट रेट, मतलब बैंक से जो हमें रेट, जो बैंक रेट होता है उस पर हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट के रूप में, डिस्काउंट के रूप में मिल जाते हैं।
आरसीबी जो है कॉमर्शियल बैंक जो है वो प्रोवाइड कराता है 5.50% पर आरबीआई को एक लोन प्रोवाइड कराता है बिना किसी कोलैटरल किसी सिक्योरिटी के प्रोवाइड कराता है 5.15% इंटरेस्ट पर लोन आरबीआई को। एक ओपन मार्केटली हम प्रोवाइड करते हैं लोन, जैसे कि हमारे रिलेशन में कोई है, हमने उससे वो ले लिया, उसकी जगह पर हमने उसे ब्याज प्रोवाइड करा दिया, वही हमारे क्या रहता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। मार्जिन रिक्वायरमेंट दूसरा आता है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट, जिसे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब कि हमने किसी चीज़ को खरीद रखा था, उसकी जगह पे जो हमें उसका मार्जिन मिल जाता है, जो कि प्रॉफिट प्लस मार्जिन याद हो तो प्राइसिंग कहलाती है, जिसमें हमें हमारा कितना इसमें मार्जिन है उसी हिसाब से हम उसे प्रोवाइड कराते हैं, उसी हिसाब से हम उसे अमाउंट प्रोवाइड करा देते हैं, या लोन के रूप में प्रोवाइड करा देते हैं। हमारे लोन भी मिल सकता है। फाइनेंसिंग इसमें कोई बैंक का रोल नहीं होता, मतलब फाइनेंसिंग का मतलब है कि किसी इंसान ने अपने एक वो खोल रखा है, उससे हमने प्रोवाइड कर लिया इस टाइम पे लोन, तो वो हमें लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। तीसरा कि रेशियो ऑफ क्रेडिट के रूप में भी प्रोवाइड करा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी प्रोवाइडिंग हो जाती है। मॉरल सिक्योरिटी डायरेक्ट एक्शन डायरेक्टली भी लिए जा सकते हैं, हमारे किसी भी तरीके से इसमें हम लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। हमारी इसमें नेक्स्ट पॉलिसी आती है फिक्सल पॉलिसी। फिक्सल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें हमारी गवर्नमेंट रिवेन्यू और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दोनों को ही देखा जाता है। बजट इसका एक पार्ट होता है फिक्सल पॉलिसी का। ये एस्टेब्लिश जो करती है वो गवर्नमेंट ही करती है। इसमें जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो इसका मिनिस्टर होता है। यानी ये अपडेट जो होती है वो 1 ईयर में होती है, और इसमें रिड्यूस जो करते हैं वो सबका रिड्यूस जो करना होता है वो प्राइस स्टेबिलिटी ही होता है। इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव क्या आते हैं, इकोनॉमिक को स्टेबल रखना, प्राइस को भी स्टेबल रखना, और इनइक्वालिटी को भी रिड्यूस करना। मतलब अपनी जो इक्वालिटी होती है, इक्वालिटी की जगह हमारी जो इनइक्वालिटी कहलाई जाती है, मतलब भेदभाव करना, वो भी हमारी थोड़ी सी रिड्यूस कर देना। इसमें तीन के तरीके कंपोनेंट होते हैं, गवर्नमेंट रिवेन्यू, गवर्नमेंट रिसिप्ट, गवर्नमेंट डेप्ट। गवर्नमेंट रिवेन्यू वही हो गया कि गवर्नमेंट से प्रोवाइड करा देना, गवर्नमेंट रिसिप्ट जो कि गवर्नमेंट रिसिप्ट करती है हमसे टैक्सेस के रूप में, इन सब चीज़ें। गवर्नमेंट डेप्ट जो कि गवर्नमेंट से कुछ भाड़े वाड़े होते हैं, कुछ तरीके के डेप्ट होते हैं, वो सब से प्रोवाइडेशन कराने। इसके कुछ फंड होते हैं जैसे कोलाइटरल, कॉन्टीजेंसी और पब्लिक अकाउंट फंड। कोलाइटरल फंड जो होता है वो सेक्शन 266 से लेकर सब सेक्शन 1 में बना था, जैसे टैक्सेस, शेयर, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, रिपेमेंट ऑफ लोन। ये जो है हमारे सब पास कौन करती है, पार्लियामेंट। इनके सबके बिल जो पास करती है वो पार्लियामेंट पास करती है। कोलाइटरल मानते हैं। कॉन्टीजेंसी फंड जो होते हैं वो हमारा ऐसा फंड होता है जिसमें कि ये हमारा 267 में बना था। इसका सबसेक्शन कुछ नहीं है, बस 267 सेक्शन में हुआ था ये, जिसमें हमारे हमारे जो एक गवर्नमेंट के पास एक अकाउंट खुला होता है, उसमें हमारे कंपलसरी 30 करोड़ रुपए हमारे कंपलसरी उस अकाउंट में होने चाहिए, और वो हमारे जो 30 करोड़ रुपए हैं वो हमारे गवर्नमेंट के ही नाम के होते हैं। गवर्नमेंट उन्हें कभी भी यूज़ कर सकती है, कि कहीं भी यूज़ कर सकती है, किसी टाइम भी निकाल सकती है। उसमें एस्टेब्लिश मतलब रहने ही चाहिए 30 करोड़ रुपए के आसपास। पब्लिक अकाउंट फंड जो है वो 266 में बनता है सब सेक्शन 2 में, जिसमें हमारा फिक्स डिपॉजिट अमाउंट जो होती है वो यूज़ कर सकते हैं हमारी गवर्नमेंट किसी भी उसमें। वो उसमें ही ज़रूरी नहीं है कि इतनी ही अमाउंट होनी चाहिए, जितनी भी हमारी अमाउंट है गवर्नमेंट किसी भी रूप में किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकती है उसे, बिना किसी इंटरेस्ट या लोन के। अब इसमें लास्ट टॉपिक आता है एक्सटर्म पॉलिसी, जिसे हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी कहलाते हैं। एक्सटर्म पॉलिसी का मतलब हो गया कि हमारा एक्सपोर्ट आर इंक्रीजेज बट इम्पोर्ट आर नॉट इंक्रीजेज। इसमें भी हमारा एस्टेब्लिश आरबीआई ही करती है। ये जो एस्टेब्लिश हुई थी वो 1992 में हुई थी। यानी इसमें हमारे जो कुछ इसे जो हम रिमूव कर लाए वो कौन सी पॉलिसी जो थी, जो ओल्ड पॉलिसी थी वो 2015 से लेकर 2020 तक की थी। अब जो बनी है वो बनी है 31 मार्च 2023 से लेकर 2028 तक की। ये पॉलिसी हमारी प्रमोट करती है एक्सपोर्ट को, और इंपोर्ट को डिक्रीज करती है। यही हमारी, और ये अपडेट होती रहती है हमारी हर 5 मंथ्स में। हर वैसे अगर हमारा कुछ भी तरीके से गलतियाँ हो जाती हैं किसी कारण, किसी केसेस की वजह से, तो वो हमारी अपडेट हो जाती है, किसी 1 मंथ में भी अपडेट हो सकती है। इसमें कुछ साइलेंट फीचर्स होते हैं, जैसे कि पहला एक्सपोर्ट को करना, सिनेमा जैसे कि प्रमोट कर देना अपने एक्सपोर्ट को 5 सिनेमाज में प्रमोट करती रहती है अपने एक्सपोर्ट को, जिससे कि हमारा इंपोर्ट कम हो जाए और एक्सपोर्ट बढ़ जाए, हमारी इकोनॉमिक स्थिति भी अच्छी हो जाए, हम अच्छे उसमें 24/7 फैसिलिटी कस्टमर क्लाइंट। इसका मतलब सभी को पता होता है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि हर 24 घंटे 7 दिन
प्रोवाइड होती है हमें, इसमें सारी हमारी प्रोवाइडिंग होती है, हमें इंफॉर्मेशन फैसिलिटीज़ सारी प्रोवाइड कराते हैं हमें। शिफ्टर, सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटी ट्रेड, इसमें हमें सारी तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं, हर तरीके की प्रोवाइड कराई जाती हैं, हर 24 घंटे 7 घंटे में जाते हैं। सर्विस एक्सपोर्ट फॉर इंडिया सिनेमा, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है कि इसमें हमें सर्विस दी जाती है एक्सपोर्ट के लिए, जिससे कि हमारा इनकम भी बढ़ जाए इंडिया में और हम एक सक्सेसफुली बूट कर पाएँ, हम मेड इन इंडिया, बूट टू मेड इन इंडिया, इंडिया को बढ़ा पाएँ, इसकी इकोनॉमिक को बढ़ा पाएँ, ये सब कुछ। अब इसमें फेरा और फेमा दो आते हैं। फेरा, फेमा जो है वो रिप्लेस किसके, वो फेरा जो है वो रिप्लेस किया गया था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेट एक्ट जो था, वो हमारा रिप्लेस किया गया था अब जो प्रेजेंटली है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1999 में, है नहीं। अब ये जो थे इसमें टोटल सेक्शन जो थे वो 48 थे और इसमें जो फेरा में जो थे वो 81 थे। अब हमारे इसके कुछ एप्लीकेंट्स आते हैं, जैसे कि इंडिया वुल्फ, ऑल ब्रांचेज एंड ऑफिसेज आउटसाइड ऑफ इंडिया, इंडिया के आउटसाइड थे सारे ब्रांचेज इसके। सिटीजन इंडियंस, ये सब चीज़ें थी। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी आते थे। इसका पहला ऑब्जेक्टिव था कि हेल्प करना एक्सटर्नली ट्रेड को, जिससे कि हम अपनी पेमेंट लीजिए और प्रमोट कर देना डेवलपमेंट का, फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन एक्सचेंज को जो है वो हम प्रमोट कर सकें। अब इसका कुछ डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेट एक्ट में और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जाम टाइम। सो प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़ लेना और मैं आपको वैसे इसे समझा दे रहा हूँ। इस फॉरेन फेरा, फेरा का मतलब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलर एक्ट। फेमा का क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेरा, फेरा जो थी वो हमारी 1973 में बनी थी और ये 1999 में बनी थी। फेरा, फेरा जो है वो फेमा जो है, फेरा, फेमा जो है वो रिप्लेस किया गया था हमारा फेरा की जगह, वो फेमा जो है वो हमारा रिप्लेस किया गया था फेरा की जगह पर। इसमें हमारे टोटल सेक्शन कितने थे, 81, इसमें 49 थे। इसमें हमारे कॉम्प्लेक्स नेचर का था, ये हमारा बहुत ज़्यादा सिंपल नेचर का था। इसमें हमें पनिशमेंट जो मिलती थी फेरा में वो सिविल ऑफेंस में मिलती थी और इसमें हमें वो इसमें क्रिमिनल ऑफेंस में मिलती थी, मतलब कि गुनाह के रूप में, और इसमें सिविल ऑफेंस में मिलती थी। इसे ये हमारे फेरा जो था वो हमें प्रमोट करता था फॉरेन पेमेंट को, कंट्रोल करता था, और ये हमारा बूस्ट करता था फॉरेन ट्रेड्स को, और उसमें प्रमोटिंग लाता था, कुछ कुछ प्रमोट करता था। इसका जो मेन एम था वो था कि प्रोटेक्शन करना फॉरेन एक्सचेंज का, फेरा का। और फेमा का जो था वो मैनेज करना फॉरेन एक्सचेंज का, मैनेजमेंट एम, फेरा और फेमा में सब में पता चल रहा है रेगुलेट करना, उसे एक तरीके से हर तरीके से प्रोटेक्शन करना। और फेमा का मतलब हो गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मैनेज करना। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेज करना, उस कंट्रीज को उसको पर मैनेज कर देना। इसमें हमारे कुछ आइटम्स इंक्लूड नहीं होते हैं लेकिन इसमें होते हैं, जैसे कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, इसमें दोनों चीज़ हमारी इंक्लूडेड होती हैं। थैंक यू, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड चैनल। आपकी यूनिट 4 कंप्लीट हो चुके हैं, ये हमारी एग्ज़ाम कंट्रीब्यूशन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन अ सेकेंड सेम। प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़कर जाना और अच्छे से यूनिट 3, यूनिट 4 बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, जिससे कि आप अपने पासिंग मार्क्स, जो बिल्कुल नहीं पढ़ता वो यूनिट 3, यूनिट 4 अच्छे से पढ़ के जाना, जिससे कि वो पासिंग मार्क्स ला सके। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक सब्सक्राइब योर चैनल।